नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम अपने 10th क्लास सोशल साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जर्मनी का एकीकरण। और जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम बात करेंगे, इसमें जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, किस प्रकार से जर्मनी ने अपनी रियासतों को एक जगह विलय किया। हम भारत के एकीकरण के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, जैसे भारत भी कई सारी रियासतों में बटा हुआ था, उसी प्रकार जर्मनी भी छोटी छोटी बहुत सारी 300 के लगभग रियासतें थी जिसमें बटा हुआ था। तो उन 300 रियासतों को एक करके एक जर्मन संघ का निर्माण करना ये काफ़ी कठिनाई वाला कार्य था, और वो किस प्रकार से किया गया और किन किन व्यक्तियों का इसमें योगदान रहा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं 18वीं शताब्दी के अंत में जो जर्मनी था वो 300 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। 300 इसमें रियासतें थी, जिन 300 रियासतों को मिलाकर के एक जर्मन संघ का निर्माण करना था। जर्मनी के राज्यों को अब ये 300 रियासतें थी, उन 300 में क्या होता है, कुछ छोटी कुछ महत्वपूर्ण रियासतें भी होती है। तो इनमें क्या है, जो ऊपर से पूरा जर्मनी में 300 रियासतें जो थी, उन 300 रियासतों को 3 महत्वपूर्ण पार्टों में इन्होंने डिवाइड किया। अब वो 3 महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये जर्मनी है, इस जर्मनी को 3 पार्टों में, उत्तरी जर्मनी, मध्य जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी, 3 भागों में इसने डिवाइड किया। अब इनमें क्या है, केवल हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण वाले जो राज्य थे। तो उत्तरी जर्मनी के अंदर प्रसा, सैक्सनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट, ये महत्वपूर्ण 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण जो राज्य थे। और मध्य जर्मनी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण राज्य था राइनलैंड। दक्षिणी जर्मनी की अगर बात करें तो दक्षिणी जर्मनी में बुटेमबर्ग, बवेरिया, पैलेटिनेट और हैंस डर्मेस्टाट, ये महत्वपूर्ण ऐसे राज्य थे जिनका वर्चस्व उस समय देखने को मिलता था यूरोप में, क्योंकि जर्मन संघ के अंतर्गत बहुत सारी रियासतें थी, लेकिन उन बाकी रियासतें छोटी थी, उनके पास न सैनिक शक्ति थी और न कुछ, तो उनका ज़्यादा वर्चस्व, ज़्यादा प्रभाव नहीं था। तो ये महत्वपूर्ण जो रियासतें थी, और इनमें भी अगर बात की जाए तो ये जो है उत्तरी, मध्य और दक्षिणी जर्मनी के 3 पार्ट है, उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है उत्तरी जर्मनी का एक राज्य था प्रसा, जो सैनिक दृष्टि से और आकार की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से क्या होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ज़्यादा मजबूत था। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये सारे राज्य, हम इन सभी राज्यों की बात करें, आकार और सैनिक दृष्टि से प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था, लेकिन इन जो सारे राज्य थे उन राज्यों में अब कई परिवार में एक से अधिक सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में कई प्रकार के मतभेद होते हैं, लेकिन एक चीज़ होता है कि उन परिवार के सारे सदस्यों को एक व्यक्ति होता है जो उनको जोड़े रखता है, वो होता है उनका पिता। तो सभी व्यक्तियों में हो सकता है, आपस भाइयों में आपस में हो सकता है उनके मध्य विरोध हो, लेकिन वो क्या करता है, पिता के द्वारा, पिता का सम्मान वो सारे के सारे मिलकर समान रूप से करते हैं। उसी प्रकार जर्मन जो रियासतें थी, उन जर्मन रियासतों में भी 2 महत्वपूर्ण कॉमन बातें थी जो उनको एकता के सूत्र में बांधने का कार्य। एक तो था कि जर्मन संघ में, जर्मनी में एक रोमन सम्राट के नाम से संपूर्ण जर्मनी का एक सम्राट हुआ करता था, रोमन सम्राट। और दूसरी थी महत्वपूर्ण, उनकी एक संस्था थी डाइट। अब वो डाइट जो थी, उस डाइट में क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि सारे के सारे राज्य एक मंच पर उपस्थित होते थे, जिसके कारण सभी को वहाँ पर मंच प्रदान किया जाता था और उनका समान रूप से वहाँ पर सम्मान किया जाता था। तो रोमन अलग अलग राज्य होने पर भी दो जर्मनी को 2 महत्वपूर्ण जो बातें थी वो उनको आपस में जोड़ने का काम करती थी, रोमन सम्राट के प्रति आदर की भावना और डाइट, जहाँ सभी राज्य एक मंच पर आते थे। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण बातें थी जो जर्मनी को एक जगह जोड़े हुए थी। अब अपन जो बात करते हैं कि वर्तमान में आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो आधुनिक जर्मनी का जन्म, आधुनिक वर्तमान जो जर्मनी है उस जर्मनी का निर्माण किसके माध्यम से हुआ, तो उसका आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन को बताया गया है। तो नेपोलियन को जन्मदाता कहा जाता है। अब ये हालांकि इतिहासकारों के माध्यम से अगर देखा जाए तो इतिहासकार तो ये इसके बारे में मजाक मानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन किस प्रकार ज़्यादा महत्वपूर्ण था, नेपोलियन का न कोई ऐसा योगदान है, लेकिन फिर भी आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन को ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एकीकरण जो हो रहा था जर्मनी का, उस एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएँ थी। जर्मनी का एकीकरण करने से पहले उनके सामने बहुत सारी समस्याएँ थी, वो समस्याएँ क्या थी, तो उन समस्याओं, उन बाधाओं के बारे में अपन बात करते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं, जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। सबसे पहली बाधा थी कि जर्मनी के आंतरिक राज्यों में जो भी कोई मतभेद थे या उनके मध्य कुछ बातचीत चलती थी, उसके अंतर्गत ऑस्ट्रिया के पास पड़ोस में एक दूसरा राज्य था, उस राज्य का हस्तक्षेप ज़्यादा था, वहाँ पर वो ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा था। तो ये सबसे ज़्यादा बाधा बनी हुई कि ऑस्ट्रिया जर्मनी को एक नहीं होने देना चाह रहा था। क्यों नहीं होने देना चाह रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रिया का वर्चस्व समाप्त हो जाता है। अगर ऑस्ट्रिया के अधीन जितने भी वहाँ की जो छोटी छोटी रियासतें थी, वो रियासतें जब जर्मनी में एक होगी तो उनका ऑस्ट्रिया का जो महत्वपूर्ण रूप से जो वहाँ पर राज्य कर रहा है वो राज्य उसका समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण वो बार बार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था।
राज्यों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता है। अब राज्य जो थे उनमें आर्थिक रूप से कुछ राज्य ज़्यादा मजबूत थे, कुछ गरीब थे, और जहाँ पर रोज़गार के साधन नहीं थे, तो इस प्रकार से उनमें आर्थिक असमानता, सामाजिक तौर पर अलग अलग समुदाय के लोग निवास करते थे, इसलिए वो अलग अलग समुदाय का ही पक्ष लिया करते थे। तो ये सामाजिक रूप से भी क्या था, वहाँ पर एक बाधा बना। और राजनीतिक के रूप में अगर देखा जाए तो हर राज्य का जो शासक था वो शासक यही चाहता था कि साहब मेरे पास स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। अगर ये एक होगा तो जो शासक हुआ करते थे वहाँ के, उन शासकों का राज समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ राजनीतिक बाधाएं भी जर्मनी के एकीकरण में बाधक बनी हुई थी, क्योंकि हर शासक चाहता है कि मैं स्वतंत्र रूप से यहाँ पर राज्य करूँ। अब उसको अगर जर्मनी में मिला दिया जाएगा उसकी रियासत को, तो उसका राज्य, उसका जो वर्चस्व वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्या वहाँ पर बनी हुई थी जो उसकी जर्मनी के एकीकरण में बाधा थी। उसके बाद में अगली बात करते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी में रुचि रखते थे। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ये चाहते थे कि जर्मनी के अधिकतर राज्यों पर मेरा कब्जा हो जाए, फ्रांस चाहता था कि मेरा कब्जा हो जाए, तो वो इसका प्रयास कर रहे थे। तो इंग्लैंड और फ्रांस की रुचि जो थी वो जर्मनी के राज्यों में बनी हुई थी। और अब इसके सबसे ज़्यादा बात करें कि इंग्लैंड, ये जो उत्तरी राज्य है, प्रसा, सैक्सनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट, ये तो महत्वपूर्ण राज्य थे, लेकिन अन्य कुछ रियासतें और भी इसके अंतर्गत जो थी उनमें क्या करता था, बार बार कोई ना कोई विवाद होता तो उसके अंतर्गत इंग्लैंड कूद पड़ता था, इंग्लैंड भागकर उस समस्या में बीच में आ जाता था। तो इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में इंग्लैंड और फ्रांस भी क्या थे, एक बाधा थी। उसके बाद में बात करें, अधिकांश राज्यों के पास सैनिक शक्ति का अभाव था। अधिकांश जो राज्य थे वो छोटे थे, और छोटे होने के कारण उनके पास न सैनिक शक्ति थी पर्याप्त, जिससे कि वो सामने वाले राज्य से युद्ध कर सके। तो ये भी एक बाधा थी कि वो अपने आप को, जो सामने वाला व्यक्ति वर्चस्व वाला, जैसे इंग्लैंड उनके ऊपर प्रेशर बनाता तो वो उसके प्रेशर में, दबाव में आ जाते थे, क्योंकि उनके पास न पावर्स थे, न सैनिक थे, और सैनिक शक्ति भी कमज़ोर थी। तो इसलिए कारण से भी ये भी एक बाधा थी। बात करें कि वहाँ के लोग जो थे, जो ग्रामीण क्षेत्र में या छोटी बड़ी रियासतों में रहने वाले जो व्यक्ति थी, उनमें के अंतर्गत कि अपना भी एक, जैसे अपन बात करते हैं कि अपने भी यहाँ पर अपन ने भी देखा है, भारत का जब एकीकरण हुआ था तो बहुत सारी रियासतों ने इसका विरोध किया था, बहुत सारे राजाओं ने इसका विरोध किया, क्योंकि जनता में एकरूपता, एक जागरूकता की कमी थी। तो उसी प्रकार जर्मन जो संघ के राज्य थे या जर्मन संघ की जो रियासतें थी, वहाँ की जनता जो थी, उस जनता में इसके प्रति क्या थी, जागरूकता नहीं थी। वो इस चीज़ के बारे में नहीं जानती थी कि जब सारे संघ को एक कर दिया जाएगा, जर्मनी को एक कर दिया जाएगा, तो लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, उनका विकास होगा। वो केवल उतना मानते थे कि जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते थे, तो उनमें जागरूकता का अभाव था, ये भी एक बाधा थी। तो ये महत्वपूर्ण, कितनी 5 महत्वपूर्ण समस्याएं जो थी वो जर्मनी के एकीकरण में बाधा बनी हुई थी। अब अपन बात करें कि एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन से तत्व जो थे जर्मनी के एकीकरण में सहायक रहे, तो उन सहायक तत्वों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जोलवरीन। जोलवरीन एक संघ था, जोलवरीन एक संघ बनाया गया था जिसके माध्यम से जर्मनी के राज्यों में आर्थिक रूप से एकीकरण प्रारंभ हो चुका था। अभी जोलवरीन संघ जो था ये सीमा शुल्क समझौता था। जोलवरीन एक सीमा शुल्क समझौता था जो प्रसा के द्वारा किया गया था। प्रसा ने क्या किया, अपने पड़ोसी राज्यों के साथ एक ऐसा समझौता किया जिसके अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सीमा शुल्क लगता था उस सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया, जिसके माध्यम से दोनों राज्य एक दूसरे के क्षेत्र में, क्या कुछ क्षेत्र विशेष जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसको समाप्त कर दिया गया, और वहाँ पर जो सीमा शुल्क लगता था उसको समाप्त करने से क्या हुआ, एक दूसरे के मध्य व्यापारिक संबंध बने और उनका आर्थिक रूप से ग्रोथ करने लगे। जोलवरीन प्रसा द्वारा छोटे राज्यों से सीमा शुल्क संधि जोलवरीन समझौता किया गया। ये सीमा शुल्क जोलवरीन समझौता जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसमें दोनों राज्यों के मध्य चुंगी कर को समाप्त कर दिया गया, जिससे आर्थिक एकीकरण की शुरुआत भी माना जाता है। अब आर्थिक एकीकरण यानी इन राज्यों को क्या रोजगार के अवसर मिलने लगे, वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि हुई, धीरे धीरे क्या हुआ, उद्योग व्यापार पनपने लगा, जिससे क्या लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। व्यापार बिना बाधा के होने लगा, जिसमें प्रदेशों को क्षेत्रीय प्रभाव कम हुआ और एकीकरण में बाधा धीरे धीरे क्या हो गई, सभी राज्य जोलवरीन धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनके मध्य आपस में उनके विचार मिले, जब वो आपस में व्यापार करने लगे, तो वो सारे के सारे जो थे इस जोलवरीन संघ के क्या बन गए, सारे राज्य जो थे वो धीरे धीरे इसके सदस्य बनते गए, और इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण की जो बाधाएं थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी। अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया जोलवरीन संघ। जोलवरीन संघ ने किस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया, तो अपन ये बात कर चुके कि जोलवरीन संघ एक सीमा शुल्क समझौता है जिसके माध्यम से जो अलग अलग राज्य थे उन राज्यों के मध्य क्या हुआ, व्यापारिक संबंध ज़्यादा मजबूत हो गए, व्यापार होने लगा, रोजगार मिलने लगा लोगों को। तो इस प्रकार से ये राज्यों को सदस्य बनाता गया और
वो नज़दीक आते गए। दूसरा था धार्मिक आंदोलन। अब धार्मिक आंदोलन की अगर बात करें तो धार्मिक रूप से लोगों ने क्या किया, जैसे हमारे इतिहासकार है, दार्शनिक, जिनको हम धर्म के ज्ञाता, धर्म के जानकार मानते हैं, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे इतिहासकार हो गए, कवि हो गए, दार्शनिक हो गए। कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या किया, लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। इतिहासकारों ने इतिहास के बारे में बताकर या लोगों को में जागरूकता जो पैदा की। उसके बाद में अपन बात करें 1815 में एक देशभक्ति संगठन का निर्माण किया, एक देशभक्ति संगठन बनाया गया जिसमें लोगों को जोड़ा गया और लोगों को देशभक्ति के बारे में कि अपना जो देश होता है उस देश किस प्रकार, तो देशभक्ति के बारे में उनको जागरूकता प्रदान की गई। इन संगठन ने जर्मनी के देशवासियों में के उत्थान पर जोर दिया, क्योंकि उनमें क्या हुआ, एक तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का जब विकास हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, उनका जर्मन वासियों का क्या हुआ, धीरे धीरे उत्थान होने लगा, उनका विकास होने लगा, क्योंकि उन क्षेत्रों में क्या हुआ, रोजगार की प्राप्ति होने लगी, व्यापार होने लगा। ये सारे कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और लोगों में जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती गई तो धीरे धीरे वो जर्मन संघ के जो राज्य थे उनमें का विकास होता गया। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य, जोल्वरिन और धार्मिक आंदोलन। तीसरा जो आंदोलन है वो है औद्योगिक विकास। तीसरा महत्वपूर्ण जो कारण है औद्योगिक विकास। जोल्वरिन की स्थापना के साथ ही, अब जोल्वरिन का जैसे ही संघ, क्यों जोल्वरिन की स्थापना से ही तो उद्योगों का प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर अपन बात वही करेंगे कि औद्योगिक विकास। तो जोल्वरिन संघ की स्थापना के साथ ही उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलने लगा। अतः प्रसा में औद्योगिकरण बहुत तीव्र गति से होने लगा। प्रसा जो राज्य था, ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तरी जर्मनी के जो भाग था उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, वो पहले ही शक्तिशाली था और उसने क्या किया, और ज़्यादा ग्रोथ की और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तीव्र गति से वहाँ पर औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण से हमारा अभिप्राय होता है नए नए उद्योगों की स्थापना हुई और लोगों को वहाँ पर रोजगार की प्राप्ति हुई। कई स्थानों पर सूती मिलों की स्थापना की गई, रेल निर्माण किया गया, क्योंकि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने की रेलों का निर्माण किया गया। 1860 में जर्मनी की गणना, अब जब 1860 हम बात कर रहे हैं कि इसका जोल्वरिन संघ की स्थापना हुई थी, उसके बाद में 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य के बाद में जर्मनी की जो गणना थी वो यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों में की जाने लगी। अब जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्रों में किस प्रकार से की जाने लगी कि जर्मनी के जो राज्य थे उन राज्यों की गणना भी यूरोप, क्यों उसका धीरे धीरे उनका क्या हुआ, औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक विकास होने के कारण अब यूरोप एक महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप का जर्मनी एक देश है। इस जर्मनी की गणना भी उन अन्य औद्योगिक प्रदेश जो थे उनके साथ में की जाने लगी कि जर्मनी भी क्या हो गया, एक औद्योगिक प्रदेश की श्रेणी में माना जाने लगा। जबकि ऑस्ट्रिया, अब ये ऑस्ट्रिया बीच में आता है कि ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य युद्ध हुआ तो प्रसा ने तो क्या किया, ग्रोथ किया, लेकिन ऑस्ट्रिया को, जबकि ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध के कारण इसको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपन पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो धीरे धीरे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और प्रसा, ऑस्ट्रिया जो था पड़ोसी राज्य, तो उसने क्या है, इनके क्षेत्रों के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया और उसको युद्ध करना पड़ा, और युद्ध में वो जब हार गया तो हारने के कारण उसको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा और उनके पास रोजगार के साधन छिन गए, बहुत सारी क्षति हुई। जबकि प्रसा अपने बढ़ते व्यापार वाणिज्य के कारण क्या करता गया, और ज़्यादा उन्नति करने लगा। तो ये महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास हो गया। अब उसके बाद में अपन जर्मनी के एकीकरण में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उन व्यक्तियों का बिस्मार्क का योगदान अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो बिस्मार्क एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, क्योंकि अपन बात करें कि 1861 में प्रसा का जो शासक था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उसकी मृत्यु हो जाती है 1861 में, और उसकी मृत्यु के बाद में 64 वर्षीय जो विलियम प्रथम था, वो विलियम प्रथम क्या बनता है, वहाँ का शासक बनता है। लेकिन ये इतना विचारवान और चतुर नहीं था। जो विलियम प्रथम जो शासक बना, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के बाद में, तो वो इतना, उसकी मृत्यु के बाद में जो शासक बना वो इतना विचारवान या गुणवान या अपन कह सकते चतुर नहीं था। लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण खूबी थी कि वो एक जो व्यक्ति होते हैं, गुणवान व्यक्ति की अपन बात करें या अन्य व्यक्तियों को परखने की, जो योग्य व्यक्ति होते हैं उन योग्य व्यक्तियों को परखने की उसके अंदर एक शक्ति मान सकते हैं या उसमें एक कला थी। लेकिन उसमें योग्य व्यक्तियों को परखने की एक खूबी भी थी। उसका मानना ये था कि मजबूत सेना और मजबूत राजतंत्र के माध्यम से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो सकता है। किसका मानना था? विलियम चतुर्थ का। अब उसके लिए उसको किसकी आवश्यकता थी? योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता थी। तो उसने क्या किया, उसने वॉन मोल्टेक जो था उसको सेनापति बना दिया। किसने बनाया? विलियम प्रथम ने। किसको सेनापति बनाया? वॉल मोल्टेक को। अब वॉल मोल्टेक क्योंकि एक व्यक्ति अच्छा और चतुर व्यक्ति भी था, साथ साथ इसको सेनापति बनाया गया। लेकिन
बहुत सारे सैनिकों ने क्या किया, इसका विरोध किया, और सैनिकों ने विरोध किया तो उस विरोध को दबाने के लिए इसने क्या किया, बिस्मार्क को अपना सहयोगी या चांसलर बोला, सहयोगी नियुक्त कर लिया इसने। तो दो व्यक्ति हो गए, वोन मोल्टेक और को तो सेनापति बना दिया, और बिस्मार्क को इसने अपना चांसलर नियुक्त कर दिया इस विरोध को दबाने के लिए। अब बिस्मार्क एक चतुर राजनीतिज्ञ था, उसने क्या किया, बड़ी चतुराई के साथ ये जो विरोध हो रहा था इस विरोध को दबाया उसने, और इस विरोध को दबा करके लोगों को शांत किया उसने। बिस्मार्क जो था, उसने बिस्मार्क एक अलग ही प्रकार का व्यक्ति था, उसकी सोच अलग थी कि पहले जो आंदोलन हुए, जो विरोध हुए, वो आंदोलन विरोध नहीं करते, और उस समय अगर लौह और रक्त की नीति अपनाई जाती तो जर्मनी का एकीकरण कब का हो चुका होता। लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला शासक का मतलब इसमें कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो लौह और रक्त की नीति के ऊपर विश्वास करता था कि इसी के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण संभव हो सकता है। अब अपन बिस्मार्क का योगदान, ये बिस्मार्क नियुक्त हो गया। बिस्मार्क नियुक्त होने के बाद में अपन बात करें डेनमार्क, तो डेनमार्क से युद्ध और गेस्टाइन संधि, जब डेनमार्क से युद्ध हुआ और उसके बाद में गेस्टाइन संधि हुई, तो डेनमार्क से युद्ध क्यों हुआ, डेनमार्क ने क्या किया था, स्लेस्विंग और होल्स्टाइन दो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। अब स्लेस्विंग और होल्स्टाइन दोनों के ऊपर डेनमार्क ने अधिकार कर रखा था, जबकि ये दोनों जो क्षेत्र थे ये जर्मनी के क्षेत्र थे। इन जर्मन क्षेत्रों में कुछ डच व्यक्ति, जो डेन एक समुदाय हुआ करता था, वो डेन व्यक्ति भी निवास करता था, और जर्मन व्यक्ति जो थे वो भी स्वयं निवास करते थे। लेकिन जर्मन व्यक्तियों का दबदबा वहाँ ज़्यादा था, यानी उनकी बहुमत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी डेनमार्क ने उनके ऊपर अधिकार कर रखा था। तो अपन बात करें, स्लेस्विंग और जर्मन राज्य थे, लेकिन डेन लोग भी वहाँ पर निवास करते थे। डेन जर्मनी एकीकरण के विरोधी। अब डेन तो क्या करते थे, जर्मनी के उन राज्यों को जर्मनी में मिलाने के विरोध में थे, जबकि डेन व्यक्ति डेनमार्क के पक्ष में बोलते थे, जबकि जर्मन लोग उनको अपनी जर्मनी में मिलाने के पक्ष में थे। 1852 में एक लंदन में एक सम्मेलन का आयोजित हुआ, तो जब यूरोप के समस्त शासक, सभी देशों के शासकों ने उस सम्मेलन में भाग लिया 1852 में, तो उन्होंने क्या किया, डेनमार्क को अब ये डेन जो लोग थे, इन डेन लोगों पर उसका अधिकार तब माना कि आप लोग स्लेस्विंग और होल्स्टाइन जो दो क्षेत्र है, उन दोनों क्षेत्रों के ऊपर कभी भी अधिकार नहीं करोगे। इसी आधार पर उन्होंने क्या किया, इसको डेन लोगों को अपने अधिकार में लेने का इनको आश्वासन दिया। किसके तहत, 1852 में लंदन में जो सम्मेलन हुआ था। लेकिन उसके बाद में भी क्या हुआ, उसने 1863 में, किसने, डेनमार्क ने 1863 में ये जो स्लेस्विंग और होल्स्टाइन जो क्षेत्र थे, दो राज्य थे, इन दोनों राज्यों के ऊपर उसने अधिकार कर लिया। अब अधिकार करते क्या होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था, बहुत सारे देशों से मिलकर जो मंच बना हुआ था, उस मंच पर बिस्मार्क को बिस्मार्क कि सबके सामने वहाँ पे जब लंदन में जो सम्मेलन आयोजन हुआ था, सभी राजाओं ने उसको ये चीज़ समझाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया, 10 वर्षों बाद या 1863 में उसने दोनों क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो इधर से बिस्मार्क को मौका मिल गया, और बिस्मार्क ने क्या किया, उसके ऊपर आक्रमण करके उसको हरा दिया, और हराने के बाद में गेस्टाइन समझौता हुआ था। इसके बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। कल अपना इटली का एकीकरण और बिस्मार्क का योगदान और अन्य जो भी इसके अंतर्गत जो पॉइंट छूट गए, उन पॉइंटों के बारे में तो आपको एक बार ध्यान से इस टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ना है कि जर्मनी और इटली के एकीकरण को हम विस्तार से कल पढ़ेंगे। नमस्कार।